हेलो दोस्तों, वेलकम टू चहल एकेडमी। आज है 20 जुलाई 2023 और सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो द हिंदू के अंदर मौजूद हैं, आइए उसका डिटेल्ड एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। 360 डिग्री कवरेज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार आप सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन से अलाइन कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रंट पेज पे आप देखेंगे एक्टिविस्ट तीस्ता स्टेटलवार्ड टू कंटिन्यू ऑन बेल सेज सुप्रीम कोर्ट। GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। वैसे तो इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको केस बता देता हूं क्या है और क्या न्यूज़ है, क्योंकि फ्रंट पेज पे दे रखी है तो थोड़ा सा अगर हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं तो बेटर रहता है। बोला गया कि 2002 में जो गुजरात राइट्स हुए उसके बाद जो एक्टिविस्ट तीस्ता हैं, इन्होंने किसी प्रकार से फॉर्जरी या फिर किसी प्रकार से जो वहां पर एविडेंस थे उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी। तो 2002 का जो पूरा का पूरा केस हुआ है उसमें इनका बारे में बोला गया है कि इन्होंने कोशिश करी है कि एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करी जाए। और यहां पर आप देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे क्वैश द July 1 ऑर्डर ऑफ द गुजरात हाई कोर्ट डायरेक्टिंग एक्टिविस्ट तीस्ता to surrender immediately in forgery case linked to the 2002 riots. The top court said Miss Stelwart would continue on bail in accordance with its September order. क्या है पूरा का पूरा मुद्दा? हाई कोर्ट ने आप देखेंगे बोला जुलाई 1 को कि जो तीस्ता हैं एक्टिविस्ट वो अपने आप को सरेंडर कर दें और बेल अब उनकी खत्म होती है और फटाफट से सरेंडर कर दिया जाए। फॉर्जरी के चार्जेस लगे हैं उनके ऊपर और बोला है कि आप सरेंडर कर दो। बट वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिलैक्सेशन दिया है और रिलैक्सेशन में क्या बोला है कि ठीक है, आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं किसी भी एविडेंस को, कोई भी व्यक्ति से आप बात नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से आप एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बट इनकी बेल कंटिन्यू रहेगी। तो जिस तरीके से ये पहले बेल पे थी अभी भी ये बेल के ही प्रोविजंस को फॉलो कर सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे ब्रीफ क्रोनोलॉजी दे रखी है कि जून 25 को गुजरात पुलिस अरेस्ट करती है इनको फॉर्जरी केस में 2002 के राइट्स में। फिर आप देखिए सितंबर 2, 2022 सुप्रीम कोर्ट ग्रांट करता है इंटरिम बेल, तो कुछ समय के लिए बेल दे दी जाती है, आप जानते हैं बेल के प्रोविजंस। फिर जुलाई 1 को गुजरात हाई कोर्ट रिफ्यूज करता है कि इनको रेगुलर बेल नहीं मिलेगा और बोला इमीडिएट सरेंडर कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं जुलाई 5 में, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करते हैं इंटरिम प्रोटेक्शन टू कंटिन्यू टिल फर्दर ऑर्डर्स। और जुलाई 19 यानी कल सुप्रीम कोर्ट जो गुजरात हाई कोर्ट ने बोला है उसको क्वैश कर देते हैं यानी खत्म कर देते हैं और फाइनली इस बात को बोल देते हैं कि तीस्ता जी को मिलेगी बेल। जिस तरीके से पहले बेल थी अभी भी बेल कंटिन्यू रहेगी, पर हाँ इनके ऊपर केस चलाया जाएगा। फॉर्जरी का जो केस है उसके रिगार्डिंग जो भी होंगी वो कार्रवाई करी जाएगी। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल for Miss Stelwart said the contents of the victim's statements affidavits were never challenged in the past 20 years. Why now there is no logic? वो क्या बोल रहे हैं कि भाई 2002 में जो राइट्स हुए, 2002 के बाद ऐसा पता चला, मान लीजिए पता भी चला कि इनके द्वारा वो राइट्स के जो पर्टिकुलर लोग हैं या एविडेंस हैं उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है इन्होंने, या किसी भी प्रकार से इन्होंने कोई क्राइम करा है। तो 20 साल बाद उठ करके ये सब कुछ वापस क्यों आ रहा है? इसका मतलब एज पर कपिल सिब्बल या फिर जो इनके लिए केस लड़ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें एक मैलिशियस इंटेंशन देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं एक ब्लॉटिंग है या कहीं ना कहीं ये दाग देखने को मिलेगा कि यार 20 साल बाद इमीडिएटली सारे केस वापस से उभर के आ जाते हैं और फिर एकदम से आप सब कुछ करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 20 साल बाद नहीं, इमीडिएटली क्यों नहीं करा आपने 2002 राइट्स के बाद? तो तब से आप शांत रहे, अभी कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी दबाने की कोशिश करी जा रही है इनकी आवाज। उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है भाई देखो, फॉर्जरी के जो चार्जेस हैं वो तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो भी है कार्रवाई वैसी की वैसी चलेगी। बट हाँ, जो हाई कोर्ट ने कहा कि इनको जेल में वापस डाल दो और बेल इनकी खत्म हो जाए, इंटरिम बेल, अंतरिम बेल जो होती है कि कुछ समय के लिए आप जब कोई क्राइम करते हैं और आप क्राइम से यानी कि आप जेल में डाल दिए जाते हैं तो आपके पास ये अधिकार है कि आप बेल पे बाहर आ सकते हैं और अपना केस लड़ सकते हैं। बस हाँ, आप शहर छोड़ के नहीं जा सकते हैं, आप एविडेंस को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, और उसी के ऊपर ये पूरा का पूरी बात बोली गई है। अब आते हैं जो काम की न्यूज़ है, आपको यहाँ पे ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। GS3 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से भी इसको रिलेट कर सकते हो, GS2 से भी काम कर सकते हो इसको रिलेट। 15 इलेक्ट्रोट्यूट एट नमामि गंगे साइट।
तो 15 लोगों को करंट लग चुका है नमामि गंगे की एक साइड पे उत्तराखंड में। तो इलेक्ट्रोक्यूटेड हो चुके हैं 15 लोग, और ये बहुत बड़ी एक पॉइंट है। अभी यहाँ पे यूपीएससी विल नॉट आस्क यू कि कितने लोग हुए हैं, 15 लोग हुए हैं या 16 लोग हुए हैं या 20 लोग हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। सवाल आपसे क्या पूछा जा सकता है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट लिखा है इन्होंने, जहां से यूपीएससी आपसे सवाल पूछ सकता है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट ऑन द बैंक्स ऑफ अलकनंदा इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में यह हादसा हुआ है जहां पे 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, या फिर वो एक तरीके से बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। तो उसी के ऊपर आपको पूरा का पूरा आर्टिकल देखने को मिलेगा, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भाई नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में हमें पहले बता दो। तो देखो, नमामि गंगे प्रोजेक्ट को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में कवर करने की कोशिश करते हैं। दिस इज योर नमामि गंगे प्रोजेक्ट। सबसे पहला, नमामि गंगे प्रोजेक्ट इज अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट स्कीम को दर्शाता है। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कब इंट्रोड्यूस करा गया था? 2014 में करा गया। 22,500 करोड़ का एक बहुत ही बेहतरीन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएटेड एक प्रोजेक्ट है, यानी कि 22,500 करोड़ का इसका टोटल बजट आउटले निकाला गया है। कौन सी मिनिस्ट्री इसको पूरे के पूरे प्रोग्राम को हैंडल करती है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए एक इम्प्लीमेंटिंग आर्म है जिसको बोलते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG, जो सोसाइटी है एक रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1860। 2011 में इसको बनाया गया था। तो अभी मैं पूरा का पूरा आपको स्ट्रक्चर भी बता दूंगा किस तरीके से NMCG इंप्लीमेंट करता है इस नमामि गंगे प्रोजेक्ट को। NMCG एक सोसाइटी है जो रजिस्टर्ड है अंडर द सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1860। बट पूरा पूरा प्रोजेक्ट का काम क्या है या वर्किंग क्या है? देखिए, नमामि गंगा, तो नमामि गंगा मीन्स आप नाम से समझ सकते हैं कि भाई गंगा, यानी गंगा से रिलेटेड ये प्रोग्राम है। अब गंगा से रिलेटेड क्या प्रोग्राम है? देखिए, गंगा रिवर पे जो पोल्यूशन है उसको खत्म करने की बात करी जा रही है। सिर्फ गंगा नहीं, गंगा और उनकी ट्रिब्यूटरीज, जितनी गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, और पूरी की पूरी गंगा नदी को साफ करने के लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया था 2014 में, जिसका स्कोप याद रखिएगा आप, सारी रिवर्स हैं। सारी रिवर्स कौन सी? सारी ट्रिब्यूटरीज गंगा की। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि उनको उनके अंदर जो पोल्यूशन पाया जाता है, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ जैसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा हाई आता है इन रिवर्स का। अभी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है दोस्तों? मान लीजिए एक पूरा का पूरा रिवर है, उस रिवर के अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक चीज टूट करके गिर गई है, जिसको मान लीजिए मैं कहता हूं पूरे के पूरे रिवर में एक, ये है रिवर, और इस रिवर में कई सारे पोल्यूटेंट्स पाए जाते हैं। जैसे एक पोल्यूटेंट है घासें पड़ी हैं या एल्गई हैं, कई सारी यहाँ पे ग्रासेस हैं, कई पेड़ के टुकड़े पड़े हुए हैं मोटे मोटे। ये सब क्या हैं? ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी जीवित कंपाउंड्स हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर वहां पर पाए जाते हैं तो आप एक चीज याद रखिएगा, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनका डीकंपोजिशन होता ही होता है। देयर आर सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर बैक्टीरियाज में बोल सकता हूं, या फिर ऐसे फंगाई में बोल सकता हूं। ऐसे कई सारी फंगाई होती हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक्चुअल में डीकंपोजिशन, यानी कि उस पूरे के पूरे जो पोल्यूटेंट है, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट की मैं बात कर रहा हूं, उस ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को डीकंपोज कर देते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में या खाद में बदल देते हैं, एक ब्रेकेबल कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं। अब जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके ऊपर अटैक करता है, या फिर एक लकड़ी का टुकड़ा है और उसके ऊपर अगर मैं बोलता हूं कि उसको ईट करता है या डीकंपोज करता है, उस प्रोसीजर में याद रखिएगा उसको ऑक्सीजन की डिमांड लगती है, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब ऑक्सीजन की डिमांड यूज करता है तो वो कहां से यूज करता है? सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में से ही ऑक्सीजन की डिमांड को लेता है। तो कहने का मतलब हम ये बात बोल सकते हैं कि जब भी हमारी नदी में पोल्यूशन की मात्रा ज्यादा होगी, जब जब पोल्यूटेंट ज्यादा होंगे, कौन से वाले पोल्यूटेंट्स दोस्तों? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले पोल्यूटेंट ज्यादा होंगे, तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डीकंपोज करेंगे वो ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा करेंगे। तो जैसे ही ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी किसी भी पानी के अंदर, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पानी के अंदर पोल्यूशन बहुत ज्यादा मात्रा में है।
तो मैं आपसे कहता हूं कि किसी पानी में या किसी नदी में अगर बीओडी बढ़ रहा है यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो आप ये बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे ऑर्गेनिक पोल्यूशन ज्यादा है। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं कि यही पोल्यूटेंट्स थोड़ी होते हैं दोस्तों, ऐसे कई सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे मान ली प्लास्टिक आपने डाल दिया या फिर नॉन डिग्रेडेबल चीजें आपने डाल दी। बहुत सारी चीजें हम लोग पानी में डाल देते हैं, पन्नियां पड़ी होती हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स पड़ी होती हैं, केमिकल्स पड़े होते हैं, ऐसे कई सारी चीजें हैं। या फिर मान लीजिए इंडस्ट्रीज हैं, वो कई सारा केमिकल उन नदियों में वेस्टेज के थ्रू या एफ्लुएंट्स के थ्रू निकाल देता है, डिस्चार्ज कर देता है। और ये सभी चीजें क्या हैं? केमिकल या फिर नॉन ऑर्गेनिक, या फिर मैं इसको ये भी बोल सकता हूं दे आर नॉन डिग्रेडेबल। ये सभी चीजें भी याद रखिएगा दोस्तों डिकम्पोज होती हैं। हाँ, इनमें टाइम ज्यादा लगता है, मात्रा ज्यादा लगती है, प्रोसेस स्लो है, बट हाँ ये भी डिकम्पोज होता है। अब जब ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा ना दोस्तों, तो यहां पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी। अगेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे? ये दोबारा से ऑक्सीजन की डिमांड को बढ़ा देंगे। तो जैसे ही ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है तो हम बोलते हैं कि ये जो है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई है, यानी सीओडी बढ़ गया है। तो अगर मैं आसान शब्दों में आपसे बोलता हूं, बीओडी में सिर्फ हम लोग क्या चेक करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे कितना ऑक्सीजन का खर्चा आ रहा है, या ऑक्सीजन कितनी बढ़ी या कितनी घटी ऑर्गेनिक के लिए। सीओडी में मैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों को चेक करता हूं। इसका मतलब एक बेटर तरीका होता है सीओडी, और सीओडी से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि एक नदी के अंदर केमिकल वाला पोल्यूशन कितना ज्यादा है। यानी कि अगर सीओडी बढ़ता हुआ दिख रहा है किसी भी नदी का, तो समझ लेना वहां पे इनऑर्गेनिक यानी केमिकल्स पोल्यूशन, किस वाला पोल्यूशन? प्लास्टिक वाला पोल्यूशन, तेल हो सकता है या डिस्चार्ज हो सकता है। बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसको ब्रेक करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लग रही है, सीओडी बढ़ रहा है। तो अगेन मैं आपसे ये बात बोलना चाह रहा हूं कि ये पोल्यूशन मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप देखेंगे जो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी है उसका बीओडी और सीओडी की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गई। जब बीओडी और सीओडी की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गई तो हम लोगों ने कोशिश करी कि इसकी सफाई करी जाए। क्यों? आप देखते होंगे कि नदियां हैं, जो गंगा रिवर है बड़ी सेक्रेड मानी जाती है, पूजनीय मानी जाती है हिंदू धर्म में और ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि लोग वहीं नहा रहे हैं, वहीं साबुन धो रहे हैं और वहीं पे कपड़े धो रहे हैं, वहीं पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम लोग अपनी ही नदियों को गंदा करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने उसको साफ करने की बात करी और फिर क्या बोला कि जो ये रिवर गंगा है इसको दोबारा से रीजेवनेट करेंगे। अब देखिए पिलर्स क्या है, मेन पिलर्स किस तरीके से काम करेगा। सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। अरे भाई वहां पे जो जहां से रिवर निकलती है हमारी गंगा, वहां के लोगों का जो सीवेज वाला पानी है या सीवेज वाला यानी गटर वाला पानी है, अल्टीमेटली नदियों में जाके मिल जाता है, उसको हम पक्का सही करेंगे। फिर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, रिवर के सामने ताकि इरोजन ना हो उसके फ्रंट को हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। उसकी रिवर की जो सरफेस है उसको क्लीन करने का ट्राई करेंगे, यानी पूरा का पूरा पानी रोक करके थोड़ा डाइवर्ट करके और जो उसका नीचे का एरिया है उसकी सफाई करेंगे। जैसे आप देखेंगे हरिद्वार में, उत्तराखंड में ये समय समय पे होता रहता है, दिवाली में पूरी की पूरी नदी होती है वो उनको साफ किया जाता है गंगा जी को। एफॉरेस्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी, कोशिश करेंगे आसपास वहाँ पर पेड़ लगाए जाएं, बायोडाइवर्सिटी का ध्यान रखा जाए। कोई मछली वहाँ पे पाई जाती है या फिर मान लीजिए कोई फ्रेश वाटर की मरीन स्पीशीज वहाँ पाई जाती हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का ध्यान करेंगे। और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को मॉनिटर करेंगे कि कोई भी कंपनी या कोई भी फैक्ट्री वहाँ पे जो वेस्ट निकाल रही है, क्या डिस्चार्ज कर रही है, वो ट्रीटमेंट के बाद निकाल रही है या अनट्रीटेड वेस्टेज है। अनट्रीटेड वेस्टेज है तो हम पेनल्टी लगाएंगे, चालान लगाएंगे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे फोकस करी जा रही है। और कुछ फैक्ट्स जो आपसे यूपीएससी पूछ सकता है, देखिए चाचा चौधरी आपने देखे होंगे, चाचा चौधरी जो कॉमिक बुक में आते थे, चाचा चौधरी जी, उनको उनकी फिगर को यहाँ पे क्या बनाया गया है, मैस्कॉट ऑफ दी नमामि गंगे प्रोग्राम। तो नमामि गंगे प्रोग्राम का जो लोगो है, लोगो भी कह सकते हैं, या फिर जो मैस्कॉट है जो उनको एक तरीके से दर्शाएगा या एक पूरा का पूरी छवि हमारे सामने प्रोवाइड करता है या फिर एडवर्टीजमेंट ब्रांडिंग के काम आता है, वो है आपके चाचा चौधरी जी।
अब देखिए स्ट्रक्चर क्या है इसका पूरा का पूरा, सबसे 5 स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है आपका नमामि गंगे प्रोग्राम। एक है बिल्कुल हेड लेवल पे जिसको बोलते हैं नेशनल गंगा काउंसिल। नेशनल गंगा काउंसिल का जो पुराना नाम था वो था नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी, यानी एक अथॉरिटी क्रिएट करी गई थी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 से, उसको रिप्लेस कर दिया है आज की डेट में नेशनल गंगा काउंसिल ने। और नेशनल गंगा काउंसिल को जो हेड करते हैं, चेयरपर्सन है, वो कौन है? हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री खुद हेड करते हैं। फिर है एम्पावर्ड टास्क फोर्स जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ये हेड करते हैं। फिर है एनएमसीजी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, द इम्प्लीमेंटिंग आर्म ऑफ योर नमामि गंगे प्रोजेक्ट, ये भी मदद करती है। ये एक सोसाइटी है जो हेल्प करती है, डेटा लेकर के आती है और बताती रहती है समय समय पर क्या डेवलपमेंट हुई है नमामि गंगे प्रोजेक्ट की। नेक्स्ट है स्टेट गंगा कमिटीज और डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज, और यहीं पे आते हैं गंगा ग्राम्स। तो ऐसे पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बना रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे 5 लेवल का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे स्टेट के अंदर जो गंगा कमिटीज होती हैं उनको भी बुलाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट में भी गंगा कमिटीज बनाई गई हैं, और इसका पूरा का पूरा फोकस इस पे है कि रिवर गंगा को वापस से स्वच्छ करा जाए, और इसको जो ये पूजनीय रिवर है इसको हम अच्छा बनाएं, स्वस्थ बनाएं और एक तरीके से साफ बनाएं, ताकि जो रिवर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आने वाले समय में जो रिवर गंदी होती जा रही है उसको आज ही रोका जा सके। उसी के लिए पूरा का पूरा प्रोग्राम लॉन्च करा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। ये है ऑल फ्रॉम योर फर्स्ट पेज। अच्छा, यहाँ पर एक मेरे को टॉपिक दिखा था तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे एक है चैंपियंस ऑफ चेंज। द चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड was developed by नीति आयोग to monitor district progress and aid in decision making। सबसे पहले तो आप एक चीज देख लो, चैंपियंस ऑफ चेंज का एक डैशबोर्ड है। ये खबर ये बता रही है कि एक डैशबोर्ड यानी कि एक ऑनलाइन पूरा का पूरा डैशबोर्ड बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? नीति आयोग के द्वारा बनाया गया है। किस के लिए बनाया गया है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एक प्रोग्राम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं या कितना बेटर हो रहा है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, उसको चेक करने के लिए आपने ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। तो सबसे पहले देख लो एक बार नीति आयोग का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा नीति आयोग, ये है चैंपियंस ऑफ चेंज प्लेटफॉर्म एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे स्कोर दे रखा है, कंपोजिट स्कोर। क्या स्कोर है? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एग्रीकल्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इस तरीके से ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट आपको स्कोर बताता रहता है। प्रोजेक्ट एनालिटिक्स, सिटीजन फीडबैक, ये पूरा का पूरा डेवलप करा गया है। अब बात होती है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है। देखिए ये एक एस्पिरेशनल प्रोग्राम है, इसलिए इसका नाम ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। 2018 में एक प्रोग्राम लॉन्च करा गया। किसके द्वारा? देखिए सरकार के द्वारा ये जब प्रोग्राम लॉन्च करा गया उसमें क्या बोला गया कि 112 डिस्ट्रिक्ट्स को चूज करा नीति आयोग ने। नीति आयोग आइडेंटिफाई करती है पूरे भारत में से अक्रॉस 27 स्टेट्स में से 112 डिस्ट्रिक्ट्स जिस पर वो काम करेंगे आने वाले समय में। क्या काम करेंगे? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो चीजें आती हैं, यानी कि फाइनेंशियल चीज़ें, एजुकेशन बेसिक्स, सोशल सेक्टर, या फिर मैं बोलूं हेल्थ पर काम करा जाएगा, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे काम किया जाएगा। बोला जा रहा है कि हम अपनी डिस्ट्रिक्ट्स को एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट बनाने वाले हैं जो एस्पिरेशनल है, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम जो हम एस्पायर करते हैं, बनना चाहते हैं, एकदम डेवलप्ड इकोनॉमीज वाली जो हमारी अप्रोच है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। जैसा आप देखेंगे कि बाहर के यूरोपियन नेशंस हैं जहां पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, वैसे ही हम भी अपनी 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पे ये काम कर रहे हैं। नीति आयोग ने आइडेंटिफाई करा है। अब देखिए किस किस पे काम है? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे, एग्रीकल्चर पे, स्किल डेवलपमेंट पे, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे। यानी हम चाहते हैं कि जो बेनिफिट्स हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स, बैंकिंग बेनिफिट्स, इंश्योरेंस बेनिफिट्स, वो एक व्यक्ति को नहीं, पूरे के पूरे भारत के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, चाहे वो बुजुर्ग लोग हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स हैं, या फिर वो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, कोई भी व्यक्ति वंचित ना रहे उस पूरी की पूरी स्कीम से, वही हमारी आशा है। उसी के लिए हम लोग ये पूरा का पूरा प्रोग्राम चला रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ब्रिंग्स इन बिल प्रॉमिसिंग मिनिमम इनकम इन राजस्थान। आप रिलेट करिए इसे GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। मिनिमम इनकम इन राजस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
अब देखिए कांग्रेस लेड अशोक गहलोत की जो सरकार है वो ट्यूसडे को एक बिल लाती है, कहते हैं राजस्थान मिनिमम गारंटेड इनकम बिल इन दी असेंबली, जो कि एक किस तरीके का प्रोग्राम है, इट इज जस्ट लाइक अ यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोग्राम। तो यहां से यूपीएससी आपसे यूबीआई पे सवाल पूछ सकता है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है। सिमिलर ट्रेंड पे जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम है वैसे ही आपका ये एक मिनिमम इनकम प्रोग्राम लाया गया है। पहले मैं आपको यूबीआई बताता हूं, फिर वापस से हम इस पे आएंगे ताकि आप रिलेट कर सकें कि किस बारे में बात करी जा रही है। देखिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोग्राम, एक बार और दोस्तों ये वाली स्लाइड पे भी आप फोकस करिएगा, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। चैंपियंस ऑफ चेंज के नाम से एक प्लेटफॉर्म भी है जो भी मैंने आपको दिखाया नीति आयोग का, एक चैंपियंस ऑफ चेंज के नाम से एक इंडियन अवार्ड भी है जो कि कम्युनिटी सर्विस, सोशल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर पे जो भी व्यक्ति लोग काम करते हैं उनको एक भारतीय अवार्ड देता है चैंपियंस ऑफ चेंज की। चेंज में लाने के लिए एक ये चैंपियन आदमी है और इसको ऑर्गेनाइज करता है इंटरेक्टिव फोरम ऑन इंडियन सोसाइटी, हर साल दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो बस एक टॉपिक था एक्स्ट्रा तो मैंने कहा आपको रिलेट करा सकते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, हो सकता है कभी यूपीएससी पूछ ले चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड कौन देता है या जो भी है। चलिए वापस से आते हैं हम अपनी बात पे। यूनिवर्सल बेसिक इनकम ये एक सोशल वेलफेयर प्रपोज्ड स्कीम है, अभी तक लागू नहीं हुई है। अब देखिए कांग्रेस ला रहा है सेम लेवल पे, बस वो स्टेट के लेवल पे ला रहा है, और ये जो मैं यूबीआई आपको बता रहा हूँ ये सेंटर के द्वारा प्रपोज करा गया था, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बताया गया था कि इसको लाया जाएगा पूरे भारत के अंदर। अभी इसमें क्या बोला जाता है कि जो भी बेनिफिशियरीज होंगे यानी कि जो भी इस स्कीम के लाभार्थी होंगे उनको रेगुलर बेसिस पे यानी कि टाइमली एंड रेगुलर बेसिस पे एक गारंटेड इनकम का सपोर्ट दिया जाएगा। दोस्तों इनकम सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से एक फिक्स्ड अमाउंट सरकार डिसाइड करेगी, चाहे वो 2,000 रुपए है, चाहे 10,000 रुपए है, चाहे 5,000 रुपए है, और वो फिक्स्ड इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करा जाएगा अनकंडीशनली, यानी कि उस पर कोई कंडीशन नहीं लगाई जाएगी। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं बहुत सारी सरकारें स्कीम चलाता है, जैसे पीएम किसान योजना है जिसमें हम बोलते हैं कि 6,000 रुपए हम लोग प्रत्येक साल फार्मर को देंगे, 2,000 रुपए करके 3 क्वार्टर्स में, यानी कि हर 4 महीने में हम लोग 2,000 रुपए करके प्रोवाइड कर देंगे टू ऑल दी फार्मर्स। चाहे पहले वो स्मॉल एंड मार्जिनल के लिए था, अब तो वो सभी फार्मर्स के लिए अप्लाई हो चुका है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या सभी फार्मर्स को वो स्कीम मिल जाती है? आप बोलेंगे हाँ, मैं कहूँगा ना। क्यों? क्योंकि जब भी आपको पीएम किसान योजना के अंतर्गत आना है या लाभार्थी बनना है तो आपके पास राइट टू ओनरशिप होनी चाहिए, मानने की आपके पास जो कागज है या खेतों के कागज या लैंड के कागज भी तो होने चाहिए, तभी तो आप उस स्कीम का पार्ट बन पाओगे। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस स्कीम में ओनरशिप नहीं पा पाते हैं, यानी कि स्कीम का लाभ नहीं उठा पाते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनके हाथ में क्या नहीं है, उनके हाथ में राइट टू ओनरशिप यानी कि खेत के कागज ही नहीं है, तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो वंचित रह जाते हैं और उनको ये पूरी की पूरी स्कीम फायदे में नहीं पहुंचा पाती है। इसलिए सरकार ने बोला इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इर्रिस्पेक्टिव कि वो मेल है, फीमेल है, क्या वो होमोसेक्सुअल है, इर्रिस्पेक्टिव कि उनकी कास्ट क्या है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो काम क्या करते हैं, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम, क्या वो अंबानी है, अडानी है, या वो एक गरीब व्यक्ति है, कोई भी क्यों ना हो, सबको आप अगर भारत के क्या हैं, सिटीजन है, यानी कि आप भारत के नागरिक हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो ये बोलता है कि इफ यू आर अ इंडियन सिटीजन यू आर अप्लाइड और यू आर एलिजिबल टू हैव यूनिवर्सल बेसिक इनकम, मतलब हर एक व्यक्ति को ये इनकम दी जाएगी, ऐसा सरकार बोलता है। अभी बोला है दोस्तों, अभी मिला नहीं है, बट हाँ आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि साल में या हर महीने आपके अकाउंट में सरकार 5-5 हज़ार रुपए डालती रहे, तो सोचो दोस्तों आपको कितना मजा आने वाला है। बट एक बात समझ लीजिएगा, ये स्कीम अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुई है। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में एक सिमिलर स्कीम स्टेट लेवल पे इंप्लीमेंट करने की बात करी है, इसलिए ये पूरा का पूरा न्यूज आपको मिलेगा। बट देखिए कुछ इसके अंदर फायदे हैं, जैसे पहला फायदा गरीबी हटा सकते हैं आप। देखिए जब आप हर एक व्यक्ति को ये स्कीम देते हैं तो बहुत सारे जो गरीब व्यक्ति हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले व्यक्ति हैं, उन तक ये पैसा पहुंचेगा और उनकी कुछ ना कुछ बेसिक ज़रूरतें पूरी होंगी, जिससे गरीबी मिटाने में, फूड सिक्योरिटी को पूरा करने में आसानी पहुंचेगी। नेक्स्ट, सोशल जस्टिस, ये बहुत ज़रूरी है
क्यों नहीं एक व्यक्ति जिसके पास टाइटल नहीं है या लैंड के रिकॉर्ड्स नहीं है उसको वो स्कीम नहीं मिल रही है और एक व्यक्ति जिसके पास वो राइट्स हैं उसको मिल रही है? तो इस तरीके से सोशल जस्टिस नहीं हो पाता है। गरीब और अमीर हम क्यों भेदभाव करते हैं? तो हम हर एक व्यक्ति को क्यों नहीं देते हैं? छोटे बच्चे को क्यों नहीं मिलता है? क्यों नहीं एक स्कूल गोइंग या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को पैसा नहीं मिलता है? हर एक व्यक्ति को पैसा मिलना चाहिए, सोशल जस्टिस का ये प्रिंसिपल कहता है। और लास्ट में हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो कि मैंने आपको बताया अभी। हर एक व्यक्ति तक वो पूरा का पूरा पैसा पहुंचना चाहिए, हर एक व्यक्ति बैंकिंग सेक्टर से लिंक होना चाहिए, हर एक व्यक्ति भारत का फाइनेंशियली इंक्लूडेड होना चाहिए स्कीम के अंदर। तो इस तरीके से फायदा पहुंचा जा सकता है। बट देखिए यहीं पे इसके कुछ नेगेटिव्स भी मैंने आपके सामने लिखे हैं, सारे नहीं लिखे हैं, बस आपको एक आइडिया देने के लिए लिखा है कि अगर सरकार ये स्कीम लाएगी तो सरकार का ऐसा कहना है हम बाकी सारी स्कीम्स फिर बंद कर देंगे, जो भी सोशल सेक्टर स्कीम चलाते हैं हम, फिर चाहे हम यूरिया पे सब्सिडी दें या फिर हम लोग बात करें पीएम किसान योजना, एग्रीकल्चर स्कीम, फिर चाहे प्रधानमंत्री अंत्योदय अन्न योजना हो, कोई भी योजना हो, फिर वो योजना नहीं चलेगी। सिर्फ मात्र एक योजना चलेगी और उस योजना का नाम है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। मात्र एक ही योजना पे हम काम करेंगे। अब इस तरीके में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि कई सारे लाभार्थी हैं जिनको वहां पे पैसा मिलता है। अब विडो पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, सारी योजनाएं बंद करके फिर एक स्कीम पे ले आओगे तो ये इसका एक प्रॉब्लम निकल के आ रहा है। फिर आप देखिए रेवेन्यू नेचर वाला घाटा। रेवेन्यू घाटा यानी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी वो एक्सपेंडिचर होता है जिससे ना तो कोई असेट क्रिएशन होता है और ना ही कोई लायबिलिटी का डिस्ट्रक्शन होता है। ना तो सरकार ये पैसा दे करके कोई असेट क्रिएट कर रही है, नो असेट इज बीइंग क्रिएटेड, ना ही अपनी उधारी को चुका रही है। तो ये एक वेस्टेज वाला खर्चा मान सकते हो आप, या फिर एक रिकरिंग खर्चा मान सकते हो, या नॉर्मल खर्चा मान सकते हो। यानी सरकार अपनी सब्सिडीज यानी सरकार अपने रेवेन्यू घाटे को बढ़ा लेगी, जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट यानी सरकार की बोरोइंग रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। सरकार को उधार लेकर के इन सारी चीजों को पूरा करना पड़ेगा, जो कि एक गलत चीज है क्योंकि यहां पे ना तो असेट क्रिएट हो रहा है ना ही लायबिलिटी खत्म हो रही है। इट इज नॉट वर्थ वाइल। ये कुछ इसके जो अगेंस्ट में लोग होते हैं वो इस बात का फेवर करते हैं। फिर इसको इंप्लीमेंट कैसे करोगे यार? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हर एक व्यक्ति को दोगे किस बेसिस पे? क्या आधार से इसको लिंक करोगे? क्या पैन कार्ड से लिंक करोगे? आज की डेट में क्या हर एक व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट भी है? किस तरीके से आप दोगे? क्या कैश ट्रांसफर दोगे? क्या वॉलेंट्री ट्रांसफर दोगे? वाउचर्स के थ्रू दोगे? क्या दोगे? ये बात अभी तक नहीं पता है। और फिर देखो मॉरल हजार्ड की प्रॉब्लम आ जाती है। अब दोस्तों मॉरल हजार्ड की प्रॉब्लम क्या होती है? एक बात याद रखिएगा, देयर इज अ वन प्रॉब्लम नोन एज मॉरल हजार्ड। मैं आपसे कहता हूं, आप सुनो मेरी बात, मैं आपके घर में 50,000 रुपये महीना लाके दे रहा हूं, आप सिर्फ पैसा पकड़ो। आप बोलते हो सर नहीं मेरे तो घर में 60,000 रुपये का खर्चा है इसलिए मेरे को जॉब करनी है। मैं कहूंगा लो 60,000 पकड़ो, आप घर में बैठो बस। क्या आपका कभी भी काम करने का मन करेगा? नहीं। तो अगर फ्री का, मुफ्त का आपको कोई भी पैसा मिल जाए तो इससे एक बहुत बड़ी समस्या ये खड़ी हो सकती है कि जो हमारी लेबर सप्लाई है, यानी कि जो हमारी लेबर है उसको पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट झेलने को मिल रही है। वैसे ही कई सारे लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं, यानी अपनी क्षमता से बहुत कम काम कर रहे हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं, यानी छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे एग्रीकल्चर में। और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाली है दोस्तों। ये लेबर सप्लाई से तो और ज्यादा अनएम्प्लॉयड सेक्टर हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो यहां से हम लोग बोल रहे हैं कि मॉरल हजार्ड, लोगों को काम करने का इंसेंटिव ही नहीं होगा, कोई उठेगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार हमें पैसा दे देंगे, हमारे खाने पीने का जुगाड़ हो गया। इस तरीके से कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं और आपसे यूपीएससी पूछ सकता है मेंस के अंदर। बताइए व्हाट आर योर सजेशंस? आपको क्या लगता है ये इंप्लीमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस आर्टिकल को आप पूरा पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल यही बात बोली गई है। चलिए दोस्तों ये वाला आर्टिकल देखिए, GS1 सोसाइटी, GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस, अ जॉब एंड करियर राइट द डिसेबल्ड कैन नॉट बी डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये तो सभी ने सुना होगा दोस्तों कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मतलब अगर आपको जो इंसाफ है वो धीरे मिला या समय से नहीं मिला तो इसका मतलब यही है कि आपको इंसाफ ही नहीं मिला। बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, किसको इंसाफ नहीं मिला? जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, जिनको हम लोग PWD बोलते हैं, इन लोगों के इंसाफ के लिए निखिल जैन जी, जो एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन दयाल सिंह कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, वो एक आर्टिकल लिखते हैं और राइटर यहाँ पर ये बात बोलते हैं कि भाई देखो ऐसा है, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी
प्रोनाउंसमेंट से, अपने डिसीजन से लोगों को बचाया है। और आज भी ये फेथ वहीं का वहीं है, कोई भी इस फेथ से हिला नहीं है। आज भी हमें सबसे पहले भरोसा होता है, कोई लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव हमारे साथ ढंग से कोई भी काम नहीं करता है या हमारे राइट्स का हनन होता है तो आज भी हमें जुडिशरी पे भरोसा है। हम सबसे पहले जुडिशरी के पास भागते हैं क्योंकि हमें पता है कि यही जुडिशरी है जो हम लोगों को बचा सकती है, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को समझ करके बता सकती है। तो देखिए, जुडिशरी पे जो भरोसा है वो पहले भी कायम था, आज भी कायम है। बट राइटर कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं ना कि जुडिशरी पे भरोसा लोगों को और हो, तो जल्द से जल्द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को जो प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है, जो सरकार उनके ऊपर अड़ंगा डाल रहा है, उसको भी क्लियर करो, उसको भी क्लैरिफाई कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम ना आने दीजिए पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के साथ, क्योंकि उनका भी अधिकार बनता है कि उनको वो राइट्स मिलें। तो लास्ट में वो यही बात बोलते हैं। बट अब बात करते हैं कि क्या बोला गया है। देखिए, यहां पे लिखा गया है द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट ऑफ 1995 द फर्स्ट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन टू बी एम्प्लॉयड एंड प्रमोटेड। यहां पे दो वर्ड हैं, एम्प्लॉयड और प्रमोटेड। देखो, बहुत फर्क है। एक है कि रिजर्वेशन दिया जाएगा, किनको दिया जाएगा रिजर्वेशन, यानी कि अलग से कंसिडरेशन दिया जाएगा फिजिकल डिसेबिलिटी वाले पब्लिक को। जो पब्लिक या पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं उनके, क्योंकि नेचर ने उनको कोई चीज कम दी है, तो यहां पे बोला गया है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। जबकि वो हो सकता है एक व्यक्ति जो नॉर्मल, जिसको नॉर्मल बोला जाता है, उससे बेहतर काम कर सके, बट क्योंकि उसको रिक्रूटमेंट में ही पॉसिबिलिटी नहीं मिल पाती है, तो वहां पर बोला गया कि उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। जहां पे देखिए, यहां पे बोला गया है इन एडिशन टू दिस इट ऑल्सो फिक्स द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एट 3% विच ओपन द गेट्स फॉर रिक्रूटमेंट टू डिसेबल्ड पीपल इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी 3% का अब क्या दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट के अंदर रिजर्वेशन दिया जाएगा। इस एक्ट के बाद यही बात बोली गई और बोला ये बहुत ही अच्छा एक्ट है, रिजर्वेशन होना चाहिए। रिजर्वेशन कहां होना चाहिए? पहला तो रिक्रूटमेंट पे, जब आप एंट्री लेते हैं, यानी जैसे आप यूपीएससी की ही बात कर लीजिए, यूपीएससी में जब आप एंट्री देते हैं तो पीडब्ल्यूडी वालों को एक स्पेशल क्राइटेरिया दिया जाता है, उनकी कट ऑफ अलग से आती है, रिजर्वेशन है उनका, और होना भी चाहिए। बट सवाल ये उठता है अब कि वहां पर आपने रिजर्वेशन दे दिया, बट आप एक और जगह रिजर्वेशन देते हैं प्रमोशन में। यानी कि मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, ये है नॉर्मल, जो सोसाइटी जिसको नॉर्मल बोलती है, एक है बी जिसको हमने बोला पीपल विद डिसेबिलिटी। दोनों ने 10 साल काम किया, इन्होंने भी 10 साल काम किया, बट ये 10 साल से पहले ही प्रमोट हो जाएंगे और एक सीनियर पोस्ट पे पहुंच जाएंगे, जबकि इनको 10 साल कंप्लीट करके ही वहां पर एक पोस्ट मिलेगी। मान लीजिए मैं कहता हूं कि एक एडिशनल सेक्रेटरी या कैबिनेट सेक्रेटरी बनने के लिए आपको मिनिमम 25 साल कवर करने हैं, बट पर्सन विद डिसेबिलिटी को रिजर्वेशन है कहां पर, प्रमोशन में भी, तो उनको पहले वो चीज मिल जाएगी, या फिर टाइमली भी मिलेगी तो उनकी सीट्स रिजर्व रहेंगी। मान लीजिए मैं कहता हूं 10 लोगों को ही हम लोग बना सकते हैं एडिशनल सेक्रेटरीज की पोस्ट पे, तो उनके लिए वहां पर भी 3 सीटें हमेशा बुक्ड रहेंगी। ये बात के लिए आर्टिकल आया था या फिर ये पूरा का पूरा एक्ट बनाया गया था। और देखिए यहां पे क्या बोला, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द डिसेबल्ड एग्जिस्टेड इन ग्रुप सी और ग्रुप डी। तो ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो पोस्ट है ना, उसमें तो था ही था, बट आप देखेंगे कि धीरे धीरे, देखो फाइनली यहां पे आप पढ़ेंगे, The government order was issued by the department after the passage of the PWD. It happened after Parliament enacted the provision of reservation, scheduled caste and scheduled tribes, reversing the Indra Swani versus Union of India वाला केस। अभी मैं आपको बताता हूं क्या है, बट यहां पर क्या बोला गया है, हाँ, here it is. After deliberations and hearing for 8 years, it was adjudicated to grant reservation in promotion for the disabled in Group A and Group B, which regrettably had been taken by the Department of Personnel and Training Order of 2005. मतलब क्या बोला गया कि इनिशियली जब ये एक्ट आया था तो बोला गया, बट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने 2005 में अपना एक ऑर्डर दिया जिसमें बोला कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में नहीं मिलेगा, ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट पे मिलेगा। बट यहाँ पर पूरा का पूरा केस चला और उस केस का नतीजा ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में
राजीव गुप्ता अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये बात को प्रमाणित करा और बोला कि भाई ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट में भी इनके पास रिजर्वेशन है। बट देखो, बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट मेक एनी एफर्ट और गिव एनी डायरेक्शन टू इंप्लीमेंट द जजमेंट। अभी तक इस जजमेंट को ढंग से इंप्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ नहीं लाया है लेजिस्लेचर, यही बात बोली जा रही है। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है कि इन्होंने कंटेम्प्ट का केस डाला मिस्टर गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में, और हियरिंग आज भी चल रही है। और उस हियरिंग को रोकने के लिए, फॉर स्टॉपिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स इन द कंटेम्प्ट ऑफ पिटीशन बाय मिस्टर गुप्ता, द प्रेजेंस ऑफ अनदर केस दैट इज सीदारजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका इन द सुप्रीम कोर्ट, दिस एफिडेविट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एन अटेम्प्ट टू कॉज हिंड्रेंस टू द रिजल्ट ऑफ द कंटेम्प्ट पिटीशन। यानी कि हुआ क्या, उस पूरे के पूरे केस को रोकने के लिए, या फिर उस पर, देखो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ग्रुप ए और ग्रुप बी पे अप्लाई होगा ये नियम, ये जो एक्ट है वो आएगा ही आएगा, बट उससे रिगार्डिंग एक लॉ भी तो लाना पड़ेगा ना लेजिस्लेचर को, लेजिस्लेचर वो नहीं लाया। तो मिस्टर गुप्ता ने कहा तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, यानी आपने कोर्ट की बात की अवहेलना कर दी है, इस पर दोबारा एक कंटेम्प्ट पिटीशन डाल दी। अब उसको रोकने के लिए आप देखेंगे जो गवर्नमेंट है उसने एक सीदारजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का एक और केस खोल दिया, जिसकी वजह से कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो बहुत डिले हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं जो बोला जा रहा है ऑथर के द्वारा कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्चुअल में फंसा रही है। किस चीज में फंसा रही है? लीगल हर्डल्स में सुप्रीम कोर्ट को फंसा के रख रही है, जान करके फंसा के रख रही है, जिसमें यह बोला जा रहा है, देखिए Sidaraju versus State of Karnataka in its several hearings also upheld the reservation in promotion for the disabled and made null and void the Department of Personnel and Training Order of 2005। तो फाइनली फिर इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का यही मानना रहा कि भाई देखो ऐसा है, डिसेबल्ड को रिक्रूटमेंट पे और प्रमोशन के समय मिलना चाहिए, ये बात बिल्कुल तय है, और ग्रुप ए एंड ग्रुप बी की सर्विसेज में भी मिलना चाहिए। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा केस का जिस्ट बता दिया। इन्होंने कहा देखो आर्टिकल 16 इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करता है, और आर्टिकल 16 से आप एम्पावर्ड है, सरकार के पास पावर है कि वो पर्सन विद डिसेबिलिटी को दे सकता है, कोई इशू नहीं है। इंदिरा स्वानी वाला जो जजमेंट था उसको भी इन्होंने बोल दिया है, और इन्होंने बोला है कि इट डज नॉट चैलेंज दिस पर्टिकुलर केस। तो देखिए यहां पे क्या बोला गया है, आर्टिकल 16(1) दैट गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन स्टेट एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस, therefore the right of getting reservation in promotion for person with disabilities could be ensured under article 16(1) of the constitution। वो कहते हैं 16(1) के अंतर्गत दिया जा सकता है। तो इंदिरा स्वानी जजमेंट था जिसमें बोला गया कि 50% का जो टारगेट है आप उसको ब्रीच नहीं कर सकते, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, पीडब्ल्यूडी को स्पेशल राइट्स मिल सकते हैं, बिल्कुल दिए जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और लास्ट में बस उन्होंने यही बोला है कि जुडिशरी हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन ग्रांटिंग जस्टिस एंड इक्वालिटी टू द डिसेबल्ड आफ्टर दिस एक्ट, एंड नाउ इट इज द टाइम कि वो ये हिंड्रेंस को खत्म करे। ये जो भी कई सारे लोग हैं जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, कई सारी ग्रुप ए ग्रुप बी की पोस्ट, कई सारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं जो कि एक्चुअल में प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं पा पा रहे हैं, उनको फाइनली ये सारी चीजें प्रोवाइड हो, और इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा आर्टिकल मौजूद है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए, जीएस टू इंटरनेशनल रिलेशन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। मोर देन कोर्ट एक्शन रीविजिट द इंडस वाटर ट्रीटी। अभी इंडस वाटर ट्रीटी समझनी है आपको सबसे पहले, तो इंडस वाटर ट्रीटी को समझने के लिए आप ये देखिए, डिवीजन ऑफ रिवर्स एज पर इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960। 1947 के बाद जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो विभाजन के साथ हम लोगों को विभाजन या फिर डिवाइड करनी पड़ी वो नदियां भी जो हम दोनों के बीच एक कॉमन पैरामीटर बनती हैं, यानी पूरा का पूरा इंडस वाटर सिस्टम। इस इंडस वाटर सिस्टम के अंदर कौन कौन आते हैं? ICJ यानी इंडस, चेनाब, झेलम और रावी, ब्यास, सतलुज, ये सब इंडस वाटर सिस्टम का पार्ट है। अब क्या बोला गया दोस्तों? बोला गया कि जो ICJ रिवर्स हैं, यानी कि इन रिवर्स को माना जाता है वेस्टर्न रिवर्स। अब वेस्टर्न रिवर्स कौन सी रिवर्स हैं? देखिए वेस्टर्न रिवर्स, ये रिवर्स चेनाब, झेलम, इंडस, इंडस, चेनाब, झेलम, ये जो रिवर्स हैं इनको वेस्टर्न रिवर्स का दर्जा दिया गया, ये वेस्ट वाली रिवर्स हैं। और ईस्ट की रिवर्स को बोला गया रावी, ब्यास, सतलज, दीज आर ईस्टर्न रिवर्स एज पर द ट्रीटी। और क्या बोला गया कि जितनी भी रावी, ब्यास, सतलज यानी ईस्टर्न रिवर्स हैं, ये किसको दी जाती हैं? भारत को दी जाती हैं, और जो ये पाकिस्तान को रिवर्स मिलती हैं वो ये मिलती हैं ICJ।
अब मैं आपको यहीं पर एक बात बताना चाहूंगा कि टोटल इंडस वाटर सिस्टम, अगर मैं सारे इंडस वाटर सिस्टम को बोलता हूं 100%, उसमें से 3 नदी इंडस, चेनाब और झेलम, इनका अगर आप पानी काउंट करते हैं, यानी कि अगर टोटल रिवर्स 6 रिवर में 80% पानी ये 3 रिवर्स में ही जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 80% पानी पाकिस्तान को दिया गया। अब देखो 80% पानी क्यों दिया गया, क्योंकि दोस्तों उनके पास कोई और रिवर ही नहीं है, उनकी लाइफलाइन ही यही है। अगर उनके देश को बचाना है, भुखमरी को बचाना है, पानी की समस्या हो जाएगी अगर एक दिन भी ये रिवर्स हम लोगों ने बंद कर दी। तो देखिए पॉइंट ये है कि हम लोग ये बात को जानते हैं और हमारे पास कई सारी नदियां हैं, इसलिए वर्ल्ड बैंक बीच में मीडिएट करने आता है और वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी होती है 1960 की, मोस्ट सक्सेसफुल बायलेटरल ट्रीटी के रूप में जानी जाती है, कि इतने युद्धों के बाद भी 1965 का या फिर 71 का या फिर 98 का युद्ध, कभी भी आप देख लीजिए इस ट्रीटी को वायलेट नहीं करा गया है। दोनों के द्वारा म्यूचुअल ट्रीटी है और बहुत ही बेहतरीन ट्रीटी बताई जाती है। अब ये ट्रीटी में क्या बोला गया, 80% पानी पाकिस्तान के पास जा रहा है, 20% पानी टोटल इंडस का जो है, इंडस सिस्टम का, वो इंडिया अपने पास रखता है। प्लस इसी ट्रीटी के अंदर यह भी बोला गया कि ईस्टर्न रिवर्स पे कंप्लीट कंट्रोल किसका रहेगा, इंडिया का। पाकिस्तान का कंप्लीट कंट्रोल रहेगा किस पे, वेस्टर्न पे। बट हां, भारत अगर चाहता है तो रन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, यानी कि आप सिंपल सी बात समझ लो, हम लोग डैम्स बना सकते हैं, बट वो ऐसे डैम्स होने चाहिए, यानी कि हम लोग बिजली बना सकते हैं इन 3 रिवर्स पे, बट वो ऐसी बिजली या ऐसे डैम्स होने चाहिए जिसमें पानी ना रुके। पानी यानी वाटर हमेशा फ्लो होना चाहिए। तो आप ऐसे बना सकते हो जिसमें मान लीजिए आपने थोड़ा सा पानी रोका, पानी आया, बिजली बनाई, टरबाइन घुमाया और फिर पानी निकल भी गया। पानी नहीं रोक सकते आप इन 3 रिवर्स का, बट ये हमें परमिशन दी गई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा और ये ट्रीटी के अंदर बिल्कुल बाकायदा मौजूद है कि भारत चाहता है तो 3 रिवर्स जो उसकी अपनी है उस पर तो जो मर्जी करे, उस पर तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, परंतु वो जो 3 रिवर्स हैं जो कि पाकिस्तान के हक में दी गई हैं, उस पर भी हम लोग बांध बना के पानी रोक नहीं सकते बट बिजली बना सकते हैं। बिजली बनाने के लिए हम लोग ये पूरा का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर उस पानी को हमें छोड़ना भी है, हम पानी को रोक नहीं सकते। तो हमने कहा जी भाई ठीक है, बिल्कुल कोई इशू की बात नहीं है। अब एक चीज याद रखिएगा, ये जो 20% का पानी हम लोगों के हिस्से का है, याद रखना इसमें भी 80% ही पानी भारत यूटिलाइज कर पाता था। बाकी जो बचा हुआ था ना, वो भी हम लोग पाकिस्तान की तरफ छोड़ देते थे, यानी पाकिस्तान की तरफ जाने देते थे। क्यों जाने देते थे? इन टर्म्स ऑफ गुड फेथ, कि ठीक है भाई चलो हम लोगों का काम पूरा हो गया तो भेज दो, जबकि वो पानी अपना बनता है। रावी नदी का पानी है जो हम लोग एक्सेस का यूज नहीं करते थे, वो हमारा ही हिस्सा है, बट हम दे देते थे। किस तरफ दे देते थे? इन पाकिस्तान को दे देते। बट आप देखिए पाकिस्तान की फिलॉसफी है टेररिज्म और हमारी फिलॉसफी है कि खून और नदी दोनों एक साथ नहीं बह सकती। अब आप चाहते हैं कि नदियां भी बहें और खून भी बहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। टेररिज्म एंड टॉक्स कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं तो आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई मोदी जी ने सिंपल सी बात बोल दी है, या हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है इस बात पर अब डिपेंड करती है, इस बात पर निष्कर्ष निकल चुका है कि अगर पाकिस्तान अपनी टेररिज्म वाली हरकतों से बाज नहीं आएगा तो हम लोग क्या करने पे मूड पे आ चुके हैं। अब जैसे उरी हुआ या फिर मैं बोलूं पुलवामा हुआ, ये सभी चीज़ों के बाद हम लोगों ने एक चीज़ सीख ली और वो क्या बोला? मोदी जी ने सबसे पहले बोला सुनो भाई, रावी नदी का या ब्यास नदी का जो एक्सेस पानी हमारे हिस्से का है, पाकिस्तान चले जाता था, उसको रोको, उस पर डैम बनाओ, फटाफट से पानी रोको। अब आप बोलोगे कि ये तो मात्र 20% का भी 20% पानी है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? लाखों लोगों को पाकिस्तान में फर्क पड़ेगा। ये मिलियंस ऑफ क्यूसेक ऑफ वाटर की बात हो रही है जो पानी अब भारत रोकने वाला है, उसी के ऊपर ये आर्टिकल भी आया है। प्लस यहां पर क्या बोला गया है कि हम लोग यहां पर भी अब जो रन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स बनाएंगे। तो एक है, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूं किशनगंगा, फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप देख सकते हैं certain designs to run off river hydroelectric projects on Kishan Ganga, a tributary of the Jhelum, and Ratle, a hydroelectric power project on the Chenab। अब ये भी हम लोग बना रहे हैं, तो आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। बट देखिए जैसे हम लोग ये अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को पाकिस्तान वाली नदियों पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति कहाँ चला गया? हेग, पाकिस्तान। हेग में जो पीसीए है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एक ऐसा
प्लेस है जहां पे आप मिल करके आर्बिट्रेट करते हैं, यानी कि अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये भाग करके इधर चला गया है और आज की डेट में इसका मानना है, इसने अपनी अपील भी डाली और बोला कि भाई देखो ऐसा है, पाकिस्तान कहता है भारत गलत कर रहा है, भारत का नहीं बनता है, जबकि भारत ये कह रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर आपने ये बोला था कि बायलेटरल है, आप इसको पीसीए में क्यों लेके जा रहे हैं? ये तो हम दोनों का मुद्दा है। अगर आप चाहते हैं तो इंडस वाटर कमीशन है, इंडस वाटर कमीशन के अंदर हम लोग बैठते हैं, वहां पे सॉर्ट आउट करिए। पीसीए को क्यों ला रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी को क्यों ला रहे हैं? पाकिस्तान कह रहा है क्योंकि आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं, जबकि भारत का ये बोलना है कि भाई हमने कोई भी प्रोविजन को तोड़ा ही कब है? हम लोग अपनी नदियों पे बांध बना रहे हैं, वो हमें अलाउड है। हम तुम्हारी नदियों पे पानी रोक नहीं रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो क्रिएट कर सकते हैं, ये भी तो प्रोविजन का नियम है। अब हम कर रहे हैं तो तुम्हें चिढ़ क्यों हो रही है? बट पाकिस्तान का ऐसा मानना है कि भारत पानी को मैनिपुलेट करना चाहता है, रोकना चाहता है, जिसकी वजह से IWT यानी इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की वायलेट होने वाली है। अब भारत उनके कमिश्नर्स को बुला रहा है, काफी बार बोल चुका है कि हम बना रहे हैं, आप अपने आप देख लीजिए, अगर आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं तो बता दीजिए। अभी पूरा का पूरा मुद्दा क्या है? पूरा का पूरा मुद्दा यह है कि जो राइटर हैं वो इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है, ये जो समय है कोर्ट के एक्शन का नहीं है, मोर देन कोर्ट एक्शन। अभी पीसीए क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा ये बात की बात है। इंडस वाटर ट्रीटी को रिविजिट करने का समय आ चुका है। अब वो बोल रहे हैं रिविजिट क्यों करना है, 1960 में बनी थी, फिर दोबारा से रिविजिट करो। वो कहते हैं हाँ रिविजिट इसलिए करो क्योंकि देखो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग या फिर जो नेचुरल डिजास्टर्स, प्रेसिपिटेशन किस तरीके से हो रहा है, कितनी मेल्टिंग ऑफ स्नो हो रही है, पानी का लेवल क्या है, क्लाइमेट चेंज की वजह से रिवर कोर्स चेंज हो चुका है, रिवर कितना पानी पहले जाता था आज कितना जाता है, ये सब कुछ चेंज हो चुका है। यानी कि मान लीजिए पहले हम कहते थे 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया जाए तो ठीक बात है, बट आज की डेट में भारत में भी कमी आ रही है। यू नीड टू रीविजिट द प्लान, एंटायर प्लान। कोर्ट से ज्यादा आपको खुद आपस में एक दूसरे से बात करना पड़ेगा। और इन्होंने बोला देखो इसको अप्रोच किस तरीके से करो, किस तरीके से हेल्प करो ऑफ 2 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज। पहला है इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन, ERU। अब ये क्या प्रिंसिपल है? ये प्रिंसिपल कहता है कि बराबर मात्रा में बंटना चाहिए और इक्विटेबली इसको डिवाइड करो और रीजनेबल तरीके से यूटिलाइज करो, यानी कि वेस्टेज ना हो। बट मुझे एक बात बताओ, ये तो सब्जेक्टिव हो गया ना ERU। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे कि कितना इक्वल होना चाहिए? भारत बोलेगा 50-50 इक्वल है, बट पाकिस्तान बोलेगा मेरे पास तो सिर्फ मात्र एक ही रिवर है जहां से सब कुछ आ रहा है, तो मैं कैसे इसको इक्वल बांट दूं इंडस सिस्टम को? तो समझिए आप, इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन की कोई डेफिनेशन नहीं है। ऑल्दो देयर इज नो यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ व्हाट ERU अमाउंट्स टू, द स्टेट नीड्स टू बी गाइडेड बाय द फैक्टर्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 6 ऑफ द कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द नॉन नेविगेशनल यूजेस ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्स, ये बात बोली गई है। और फिर दूसरा क्या बोला गया है? नो हार्म रूल। नो हार्म रूल मतलब हम दोनों को एक प्रिंसिपल पर काम करना पड़ेगा कि हम एक दूसरे को हार्म नहीं करेंगे। इंटरनेशनल वाटर के अंदर अगर प्रॉब्लम्स आई, देखिए आने वाले समय में वाटर इज द न्यू प्रॉब्लम, आने वाले फ्यूचर में वाटर आने वाला है जो वाटर कन्फ्लिक्ट को जन्म देने वाला है। अब हम चाहते हैं कि वाटर पे सब कुछ ढंग से रहे, काम होता रहे, सो वी नीड टू फोकस मोर अपॉन कि एक तरीके से हम लोग किसी को भी हार्म ना करें। नो हार्म रूल का प्रिंसिपल यहां पर काम करता है, यानी कि ये बोला जाता है कि हार्म नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो हार्मिंग। एक दूसरे को हम लोग गलत ना साबित करें, एक दूसरे के ऊपर हम लोग गलत तरीके से काम ना करें, और फिर बैठ करके दोबारा से विजिट करें, इस पॉलिसी को देखें किस तरीके से काम करना चाहिए। तो देखिए क्या बोल रहा है, both India and Pakistan believe their uses are inconsistent consistent with the IWT। अब पाकिस्तान को भी लगता है जो वो कर रहा है वो क्या कर रहा है, एज पर ट्रीटी कर रहा है, भारत को भी लगता है ट्रीटी के हिसाब से कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको मिल करके डिसाइड करना पड़ेगा और रिविजिट करना पड़ेगा पूरी की पूरी इसको। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए लास्ट का अगर मैं आपको पैराग्राफ पढ़ाता हूं, इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द टू नेबर्स, बोल रहे हैं आज भरोसे की कमी आ चुकी है भारत और पाकिस्तान में। अगर मैं बोलूं भारत और पाकिस्तान का एक विवाद या एक शब्द में आप बताइए कि रिश्तों में क्या प्रॉब्लम है, तो मैं बोलूंगा दोनों को एक दूसरे पे भरोसे की कमी है और हम लोग उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। हम लोगों का भरोसा खो चुका है पाकिस्तान बहुत पहले से ही। तो इसका मतलब ये लैक ऑफ ट्रस्ट के गेम है। और वर्ल्ड बैंक जिसमें एक पार्टी है IWT में यूज इट्स फोरम टू फोर्ज अ ट्रांजिशनल अलायंस ऑफ एपिस्टेमिक
communities who share a common interest and knowledge to the use of Indus water to build convergent state policies resulting in ultimate inclusion of these two principles in the thus revisiting the IVT is a much needed step। वो बोल रहे हैं अब वर्ल्ड बैंक को आना चाहिए क्योंकि वो ही एक थर्ड पार्टी है जो मीडिएट पहले भी करा था, आज भी कर रहा है, और उसको आकर के यहाँ पे डिसीजंस देने चाहिए, फाइनली बताना चाहिए। दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है, GS4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां से देखिए क्या पूछा गया है, ऑनलाइन एब्यूज अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स। अब क्या बोला जा रहा है, एक लड़की है अनुष्का, 19-year-old कॉलेज स्टूडेंट हु फाउंड मॉब्ड न्यूड इमेजेस ऑफ हरसेल्फ ऑनलाइन, शी बिकेम सुसाइडल। अब देखिए क्या बोला गया है, एक व्यक्ति, एक लड़की है, और उन लड़की को पता चलता है अपनी ऑनलाइन वीडियोस देखते हुए या ऑनलाइन सर्फिंग करते हुए कि उनकी कई सारी न्यूड फोटोज यानी मॉफ्ड फोटोज, जिसको कि मॉफ्ड फोटोज का मतलब ओरिजिनल फोटोज नहीं है बल्कि गुस्से में किया गया एक साइबर थ्रेट है, या फिर आप समझ लीजिए ऐसी कुछ सेंसिटिव फोटोज हैं जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डल चुकी हैं। किसने डाली हैं, बोला गया कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने डाली है, क्योंकि उनसे वो कमिटमेंट टूट जाती है या जैसा भी हो जाता है। आप जानते हैं आजकल इस तरीके के इवेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जिसमें जो एक्स बॉयफ्रेंड है वो इस बात पर धमकाते हैं, थ्रेटनिंग करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, और इसको बोला जाता है कि इस सारी पीड़ा को वो झेल नहीं पाई और वो सुसाइड कर लेती हैं या फिर सुसाइडल थॉट्स आ जाते हैं इससे। इसी के ऊपर पूरा का पूरा आर्टिकल है कि ऑनलाइन एब्यूज, ये ऑनलाइन एब्यूज के ऊपर पूरा का पूरा है। और ये आर्टिकल किस चीज पे फोकस करता है, वो बोलता है TFSV, टेक्नोलॉजिकली फैसिलिटेटेड सेक्सुअल वायलेंस, जो टेक्नोलॉजी के द्वारा फैसिलिटेट करा हुआ सेक्सुअल वायलेंस है। आज की डेट में जो सेक्सुअल वायलेंस है वो नॉर्मल नहीं है। आपको लग रहा है क्या ये सेक्सुअल वायलेंस है, जी हाँ ये भी एक सेक्सुअल वायलेंस की कैटेगरी में आता है, बट ये टेक्नोलॉजी के लिए द्वारा फैसिलिटेटेड है। अब देखिए आज की डेट में आप एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, डीप फेक। डीप फेक क्या है, आज की डेट में आप की जो पिक्चर्स हैं, कई सारी पिक्चर्स मैं आपकी उठाता हूं और उस पर आपकी ऑडियोज कई सारी अवेलेबल हैं, मान लीजिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, उसको उठाता हूं और मैं उस इमेज में, उस वीडियो के अंदर डीप फेक कर सकता हूं। यानी इस तरीके का सॉफ्टवेयर्स भी आ चुके हैं, आप बोल नहीं रहे हैं, आपकी फोटोज भी नहीं है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बट आप वैसे ही लगेंगे, वैसे ही दिखेंगे, आप बोल रहे होंगे। जैसे ये ओबामा के साथ भी हुआ, ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी हुआ, और ऐसे कई सारे डीप फेक के इंस्टेंसेस आए हैं जहां पर मुंह चल रहा है, शब्द बोले जा रहे हैं और आप खुद से नहीं बोल रहे हैं, बट आपकी कुछ पिक्चर्स को लेके एक सॉफ्टवेयर के अंदर डाल करके इस तरीके की वीडियो क्रिएट करी जा सकती है। तो सोच के देखिए कि कई सारी जैसे हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं या बॉलीवुड एक्ट्रेस भी हैं, इस बात पर समय समय पर बोलती आई हैं कि उनकी मॉब्ड फोटोज यानी कि डीप फेक, डीप इमेजेस डाल दी गई हैं पॉर्न साइट्स पर, जो कि उनकी खुद की नहीं है। एंड इट इज़ अ वेरी शेमफुल एक्ट है ये, जो भी ये व्यक्ति करते हैं। बट द पॉइंट इज, इसकी वजह से कई लोगों को ट्रॉमा झेलने को पड़ता है, कई लोगों को एक मानसिक डिप्रेशन या फिर मानसिक, हम बोल सकते हैं मानहानि होती है, या फिर उनको अपना जो बेसिक पैरामीटर है जिस पर वो जिंदा रहते हैं, जो है डिग्निटी, उस पर अटैक लगता है। तो उनको लगता है कि अब मर जाना ही एक ऐसा सोल्यूशन है, जो कि हुआ भी। तो बोला जा रहा है इस आर्टिकल के अंदर, I surveyed 400 students from 111 Indian higher education. Staggering 60% of women experience some form of TFSV, टेक्नोलॉजिकली फैसिलिटेटेड सेक्सुअल वायलेंस। करीबन 60% विमेन ने फेस किया है, ऐसा ऑथर कहती हैं। अब देखिए किस तरीके से है ये, न्यूड इमेजेस है, सेक्सुअलाइज्ड ब्लैकमेलिंग है, बुलिंग करना, डिजिटल फ्लैशिंग की आपकी फोटोज को फ्लैश कर दिया जाएगा, एडवर्टीजमेंट में लगा दिया जाएगा, रेप थ्रेट्स दिए जाते हैं, एक्सप्लिसिट कमेंट्स या मैसेजेस जो आपने कभी लिखे होंगे किसी को, उसको भेज दिया जाता है। ऐसा डराया जाता है कि मैं आपके माता पिता को दिखा दूंगा, आपके घर में दिखा दूंगा, लोकेलिटी में दिखा दूंगा, दोस्तों को दिखा दूंगा, जो कि एक शेमफुल एक्ट है। बट हाँ जी, ऐसे लोगों के द्वारा करा जा रहा है। बोला जा रहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे इसको रिलीज कर दिया जाएगा, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, टिंडर हो गया, ट्विटर हो गया, इन सारी चीजों पर हम डाल दिया जाएगा। तो यहां पर ये पूरा का पूरा है। तो वो क्या बोल रहे हैं, एब्यूज इज लिंक टू एन इंडिविजुअल नेम एंड ऑनलाइन प्रोफाइल, नाम पर उसके पूरा का पूरा गेम खेला जा रहा है। एंड इट कैन रिमेन ऑन इंटरनेट फॉर एवर।
हमेशा रह सकता है। आप किसी व्यक्ति का नाम या किसी व्यक्ति की पहचान का गलत फायदा उठाते हैं जो कि पूरे के पूरे समय उसके ऊपर रह सकता है। तभी आप देखेंगे डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर एक चीज बोली है, राइट टू फॉरगेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि हमारे पास अधिकार होना चाहिए कि हमारा डेटा जो ऑनलाइन पड़ा है वो हम राइट टू फॉरगेट के तहत हटवा सकते हैं कि नहीं हटवा सकते। तो मैं चाहूंगा कि आप इस प्रिंसिपल को जरूर पढ़ें, राइट टू फॉरगेट क्या होता है, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि भाई सिंपल सी बात है, जो भी डेटा है हमारी परमिशन के साथ जाना चाहिए। अगर हमारी परमिशन नहीं है तो हमारे पास अधिकार होना चाहिए उस पूरे के पूरे डेटा को हटाने का। विद एक्सेस टू इंटरनेट फास्ट बिकमिंग अ बेसिक ह्यूमन नीड, सेक्सुअल वायलेंस फैसिलिटेटेड यूजिंग टेक्नोलॉजीज एंड इशू दैट रिक्वायर्स आर इमीडिएट अटेंशन। यू रिक्वायर दिस इमीडिएट अटेंशन एंड व्हाट यू कैन डू। अब प्रॉब्लम तो समझ में आ गई है, अब बोला जा रहा है क्या किया जा सकता है। सबसे पहले तो इस पर बातचीत चालू करी जाए। सबसे पहले तो इसको सोशलाइज्ड, स्टिग्माइज्ड नहीं करना चाहिए। स्टिग्मा नहीं बनाओ, ट्रॉमाइज मत करो। अब देखिए, बच्चों को ट्रॉमा में मत डालिए, आप उनसे उन्हें डांटिए मत। अगर ऐसा कोई इवेंट आपके बच्चों के साथ या आपके साथ होता है, और अगर आपके साथ होता है तो आप डरिए मत, क्योंकि जो ये हमारा डर है यही चीज इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है। तो ऑथर कहते हैं डरने की कोई बात नहीं है, अपनी बात को खुलेआम कहिए। आपके बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं कि आप उस पर लड़ सकते हैं। जो भी बात है इसको एक मूवमेंट की तरह उठाना चाहिए और लोगों को इसको अवेयर कराना बहुत जरूरी है। आज की डेट में जो फीमेल्स हैं या विमेन हैं वो ही इस बात पर अवेयर नहीं है, वो ही डर जाती हैं और इस डर का ही गलत दुरुपयोग कोई लोग या कुछ लोग फायदा उठाते हैं। सो तो बात यहां पे बोली जा रही है कि जो सर्वाइवर्स है दे आर स्टिग्मेटाइजेशन एंड ट्रिविलाइजेशन ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस वर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ देयर प्रॉब्लम। कि बताने में ही शर्म आ रही है, अपने माता पिता से बात करने में शर्म आ रही है, दोस्तों के सामने दिखने में शर्म आ रही है। ऐसा नहीं करना है, आपको खुलेआम इस पे बात करनी है, आपको अकाउंटेबल बनाना है ऐसे लोगों को, और अधिकार आपको मिलने चाहिए। Raising awareness of TFSAV and implementing solution is vital while the problem is still within your control. आप ही के अंदर है, आपको सुसाइड नहीं करना है, आपको हाथ नहीं काटना है, आपको लड़ना है। अपनी बात को कहने का तरीका आपको पता होना चाहिए। सो बात क्या बोली जा रही है कि देखिए प्रॉब्लम्स हैं, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा ही है, बहुत अच्छी चीजें भी देता है, बट उसका दुरुपयोग करने वाले लोग भी हैं। उन दुरुपयोग करने वाले लोगों को रोकने का जो जिम्मा है वो हम सबको मिल करके उठाना चाहिए। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। आई होप यू लाइक द सेशन। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो अगेन एट द सेम टाइम।